नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो मल्टी बैगर साबित होती नजर आई है और लगातार मल्टी बैगर की तरफ भागता नजर आ। लेकिन कुछ डिमेरिट से हम स्टार्ट करेंगे इस कंपनी को। कंपनी का नाम है RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नाम से पता चलता है कि कंपनी कंस्ट्रक्शन की दुनिया में कामकाज करती होगी, जहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट उन्होंने किया होगा। इनकी कहती है कि इनके पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे इंडस्ट्रियल संधा बिल्डिंग को लेकर के देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखा जाए, वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन को लेकर देखा जाए, इन सभी सेक्टरों में कंपनी कामकाज करती है। लेकिन पता है इशू क्या है? हम इशू की तरफ फोकस करते हैं। उसके बाद मल्टी बैगर साबित होती नजर आई है और आगे भी मल्टी बैगर साबित हो सकता है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकता। उसको लेकर के हमने एक पॉइंट को देखा, हाईलाइट किया, और वो कहता है जो कंपनी का ओवरऑल जो नेट इनकम मार्जिन है, वो कंस्ट्रक्शन लैंड की कंपनियों के पास केवल 4% बचती है। इस 4% के पीछे जो प्रॉफिट के बेसिस पे आप उधार की आपस में कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो वो कहती है कि 251% के आसपास बनती है। अर्थात कहाँ 4% प्रॉफिट बुक किया कंपनी ने और 251% की मार्केट में पैसा लगा हुआ। अब यहाँ पे एक इम्पैक्ट डालता है, क्या कंपनी के पैसा कितने दिन में आता है? ये इसके लिए एक चैलेंजिंग शब्द है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हर एक एस्पेक्ट को लेकर के, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन से लेकर के इरिगेशन तक में कामकाज करती हो। BSE NSE दोनों जगह लिस्टेड है। कंपनी कहती है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रीचेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर के तौर पे इंडिया के अंदर है, जहाँ पे कहती है कि करीब 310 टीम साइज है इनके पास, 1500 एग्रीगेट एक्सपीरियंस पर्सन की बात करती है, और उसके अलावा कहते हैं कि 46 इक्विपमेंट्स अंडर द ऑनरशिप के अंदर कहती है, 46 करोड़ की आसपास की बात कहती है। 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर चुका है। टिल डेट की बात करूँ, टिल डेट कब तक की है, वेबसाइट्स अपडेटेड है ही नहीं है, मैं इसका कोई आपको वेरिफिकेशन करके नहीं दे रहा हूँ। ये जो डेटाबेस इनकी वेबसाइट्स कहती है उसके अकॉर्डिंग की हमने बात किया, जो इंडस्ट्रियल से लेकर के इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से लेकर के बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर देखा जाए, या फिर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अलावा वाटर इरिगेशन को लेकर देखा जाए, इनमें कंपनी का कामकाज रहा। अब आते हैं इनको लेकर के कुछ और पार्ट को, और वो पार्ट क्या कहती पता है? वो पार्ट कहती है कि इनके पास जो ब्रांड है ना, जिनके लिए कंपनी कामकाज करती है, वो बड़ा नाम है TNPL। इसके अलावा बड़ी कंपनी के नाम पे वेल है, CPCL है, ड्रिप्लेक्स है, LNT जैसी कंपनी है, MSEZ और सेमेंस एंटीपेशी जैसी कंपनी भी शामिल है, जिनके लिए ये जिनसे कामकाज करती है, जिनके लिए कामकाज करती है, ऐसा बात सामने निकल के। आइए मार्केट की तरफ मूव करते हैं। तो मार्केट के मूव में ये देखा गया कि अभी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार मल्टी बैगर साबित हुआ है, यदि एक पैदान से देखा जाए तो। लेकिन इन परतों में काफी सारे लोगों का नुकसान भी हुआ होगा, जिन लोगों ने इस सेंटिमेंट में आकर के इस पोजीशन पे लिया या इस पोजीशन पे लिया, उनकी ट्रेंडिंग हालत तो खराब हो गई, और वो या तो एसएल के साथ निकल गए या हाई रिस्क हाई रिटर्न की बेसिस पे आज भी मार्केट में अटके हैं। तो चलिए, मौका पे हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और यदि आपकी अकॉर्डिंगली कोई चार्ट ना चले या कोई स्टॉक ना चले, उसको क्या करना चाहिए? एक एसएल के साथ, छोटी सी एसएल के साथ अपनी पैसे को कम से कम निकालना चाहिए। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अगली का। और वो कहता है कि बुक वैल्यू कंपनी का 100 रुपये, इंट्रेंसिक वैल्यू काफी बेटर है, और आज भी कह सकते हैं जो इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे अंडर वैल्यूड है। इतना ही नहीं, अंडर वैल्यूड की एक और डिफिनेशन निकल के आती है, जो इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक का पी आज भी अंडर वेटेज है। क्यों वेटेज है? क्योंकि अर्निंग पर शेयर पे बाकी पेयर्स के मुताबिक देखा जाए तो वो करीब 25 गुने की भीड़ जुटी है, 26 गुने। लेकिन इनका जो भीड़ है स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के, इंटरेस्ट ऑफ निवेशकों को लेकर के, वो केवल अभी 17 गुने की भीड़ है। अर्थात ये एवरेज के मुताबिक बढ़ना चाहिए, और ये बढ़ना चाहिए ऑलमोस्ट यहां से यदि 50% इंक्रीज करती है तब तो मार्केट जाएगा।
तो 50% के हिसाब से कहाँ जाएगा? 300 300 300 रुपये से आप, जबकि इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 350 दर्ज कर, अर्थात इन दोनों को तोड़ के आगे जाना चाहिए था। तो चलिए, क्या पॉसिबिलिटी है जो स्टॉक आगे चल करके 500 और 500 से ज्यादा भी क्या दे से रिटर्न क्रिएट कर दे, डिमांड में आ जाए? जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा 14 से लेकर के 22% दर्ज करती है, इसमें डिमेरिट एक और निकल के आती है, और डिमेरिट है प्लेज का। नंबर ऑफ शेयर कंपनी में कितनी है? 4,96,00,000, जिसकी वजह से आज की मार्केट कैप हो गई 1,000 करोड़। बहुत ज्यादा बड़ी बार मार्केट कैप नहीं है। इसमें यह देखा गया कि 4,96,00,000 से शेयर में जो प्रमोटर के पास कंट्रोल है वो करीब कम है। क्यों कम है? करीब 50% तो दर्ज करती है। उस 50% के नियरली 30% के आसपास किसके पास है? वो तो प्लेज करके रखा है, किसी न किसी बैंक, किसी न किसी चीजों में ट्रस्टी को दिया होगा। तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली 35-36% की होल्डिंग की बात की। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, तो क्या हम यही जानने वाले हैं? नहीं जी। कंपनी का रिस्क एनालाइज क्या कहती है, कोई भी बिजनेस करती है उसको लेकर के उनको सेल्स के आंकड़ा पे देखना चाहिए या प्रॉफिट पे देखना चाहिए। क्या प्रॉफिट बढ़ती नजर आती है, सेल्स बढ़ रही है, या केवल हम समरी के डेटा के बेसिस पे ट्रस्ट कर लें? हम इसको क्या करेंगे? डीपली जानेंगे, जहां डेट टू इक्विटी के बारे में 0.07, करंट रेशियो के नंबर भी 1.93 दर्ज कर। सबसे पहले एक नजर इनकी फाइनेंशियल के हिसाब से नेटवर्थ की। कंपनी का स्टैंडअलोन डेटा और कंसोलिडेटेड डेटा दोनों अवेलेबल है। उसके मुताबिक देखा जाए तो नेटवर्थ कंपनी का बहुत ज्यादा नहीं रहा। ये समझ में क्या आया? जो इनके पास एसेट्स माइनस लायबिलिटी की हम बात करते हैं वो काफी ज्यादा नहीं है, जितना कि इनके पास रेवेन्यू की मॉडल जनरेट होती है। स्टैंडअलोन डेटा हो या फिर कंसोलिडेटेड डेटा ही क्यों ना हो, दोनों आपस में सेम दिशा से चलती नजर आती। ये था ईयर ऑन ईयर बेसिस का सवाल। अब आते हैं ट्रेंडिंग लास्ट कुछ क्वार्टरली डेटा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा को यदि हम ट्रेंडिंग समझें तो ये दर्ज करती है, तो यहां पे ट्रेंडिंग अपर साइड, यहां पे अपर साइड, मतलब यहां से लगातार क्या कर रही है? बुल की तरफ। कहते हैं ना, अपर ट्रेंड में जब कोई हो तो सस्टे किया जा सकता है। ऐसे ही इस अपर ट्रेंड की बात करते हैं कि आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ किया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ किया, भले ही यहां से कुछ इंपैक्ट इनका निगेटिव भी डाल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ जब नंबर की बात किया जाए तो सितंबर तक में कंपनी अभी तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं। नहीं जी, 24 मार्च में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड क्रिएट किए थे। प्रॉफिट का नंबर लगातार बेटर है, और सबसे ज्यादा कभी प्रॉफिट नंबर की बात किया जाए तो जो इसी पीरियड की बात, सितंबर तक की डेटा की बात की है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कई गुने की रफ्तार से वृद्धि दर्ज कर। इंटरेस्ट अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है जो कि इंटरेस्ट को कंप्लीटली एडजस्टमेंट कर पाती है। ऐसे ही ईयरली डेटा की तरफ देखा जाए तो ईयरली कहती है कि लगातार इसमें लास्ट 12 महीने तक डेटा में करीब 1400 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट कर, जिसमें इन्होंने 64 करोड़ की प्रॉफिट बुक कर दिया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार क्या है? स्टेबल है। इंटरेस्ट अदर सोर्स ऑफ इनकम से जितना ज्यादा है जो कि फुल्ली एडजस्ट कर पाती है, अर्थात उनके पास कोई बर्डन नहीं बनता नजर आया। अब आते हैं कुछ और पहलू के, और वो पहलू कहता है कि क्या इनको लेकर के जब आप इनकी पहलू को देखें, सिविल कंस्ट्रक्शन से डील करती हुई नजर आती कंपनी में स्टैंडअलोन डेटाबेस पे कहती है जो रेवेन्यू सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट भी बढ़ी, मार्जिन बढ़ना चाहिए। कहती नहीं जी। इसीलिए कहते हैं ना, हमें सब एक एक एस्पेक्ट को समझना चाहिए। केवल चार्ट में हम जाते हैं, देखते हैं ट्रेंड है ऐसा है, वैसा डिसाइड नहीं थे। कंपनी को भी समझना चाहिए, और कंपनी का क्या हुआ? सेल्स बढ़ी, नेट प्रॉफिट बढ़ा, पर परसेंटेज नहीं बढ़ा, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपेरिजन टू द क्यू बेसिस पे। जबकि हमने एक स्पेशल नंबर के थ्रू निकाला, तो आखिर टोटल हमने निकाला कि कंपनी में आखिर जितने भी इनकम आ रही है
उस नेट इनकम मार्जिन कितना कहता है 4%। अब इस 4% को कमाने को, सेव करने को लेकर के इन कंपनी का मार्केट में उधार कितना है, और उधार के बेसिस पे सेल्स कितना था, और प्रॉफिट का नंबर क्या क्या। इन तीनों चीजों को हमने समझ लिया तो कंपनी के रिस्क फैक्टर को हमने समझ लिया। उसमें कुछ हकीकत हमें बयां करेगा कि आखिर कंपनी कर्ज ले रही है कि पे आउट कर रही है, क्या करंट रेशियो में ऐसी नंबर तो नहीं है जो कि अर्निंग पर शेयर को हिट कर देती है। सबसे पहले रिस्क को, और रिस्क इसके बारे में ये कहती है कि इनके पास रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? और इतनी चालाक है, ये समझिए इतनी ज्यादा चतुर है, जो पैसे तो लेते हैं 43 दिन में, लेकिन अपने वेंडरों को ही क्या करते हैं, जूते घिसाने का काम करते हैं। 148 दिन में पैसे देते हैं, इसको, अपने वेंडरों को, चाहे इनकी एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। इसको ट्रेड पेबल के अंदर देखा गया तो 148 दिन में पैसे देते हैं। गजब का है। औसना क्या करते हैं, इस पैसे को उन्होंने अपनी बुक्स में यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कम बनती है। अब आते हैं अगली कड़ी, और अगला कड़ी कहता है कि कंपनी कर्ज पे आउट कर रही है। पे आउट करने के पीछे वजह क्या कहती है, तो कंपनी पे आउट करती हुई नजर आ रही है। उसमें डेटाबेस ये कहती है जो इनका वेटेज तो नहीं कम हुआ, वेट कम नहीं हुआ तो फिक्स एसेट्स को क्या हुआ, लगातार उन्होंने कम आउट किया। मतलब 4 करोड़ यहां से इतना 6 करोड़ निकाले तो शायद इन्होंने यहाँ पे दे दिया। अर्थात फिक्स एसेट या तो डिप्रिसिएशन की वजह से कमी दर्ज करती है, या फिर यहाँ उसको मोनिटाइज कर दिया जाता है। इन्वेंट्री जिनके पास पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है काफी ज्यादा। नंबर की बात करता हूँ, इसको लेकर के हमने नंबर जब देखा हमारे सामने आती है कि कंपनी इस 4% सेविंग के पीछे एक तो सेल्स के 11% की उधार करके रखी है मार्केट में, जो कितने दिन में मिलेगा, 45 दिन में, और इसको लेकर के 251% की इनका रिस्क एनालाइज कहती है। जबकि कंपनी के पास जो हमने क्या देखा, रिजर्व अच्छे खासे थे, और बाकी जो इनका पार्ट्स है, खास करके कर्ज की पार्ट्स काफी कम है, लेकिन अदर लायबिलिटी पार्ट काफी ज्यादा लगातार बढ़ती और कम होती नजर आती। अब आते हैं अगली कड़ी, और अगला कड़ी कहता है जो इनको लेकर के पीयर्स का क्या मेंटलिटी है। तो पीयर्स की बात कहती है तो पीयर्स में चाहे रेल विकास निगम हो, आईआरबी इंफ्रा हो, इन सभी कंपनियों की लिस्ट के मुताबिक अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे जो यहाँ है, निवेशकों का आज भी इंटरेस्ट कम ही दर्ज करती है, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है। जबकि इसके मुताबिक देखा जाए तो रेल विकास निगम में खचाखच की भीड़ पड़ी है, इतना ज्यादा भरा है, यहाँ पे आज भी खाली खाली सा। और दूसरा कियान के कंस्ट्रक्शन जो आज भी सबसे कम रेटों में दिखता हुआ नजर आता है फ्रॉम द बुक वैल्यू से, बाद उनकी एसेट्स की वैल्यूशन और बाकी बुक वैल्यूशन, बैलेंस शीट की पोजीशन। अब आते हैं निवेशकों का इंटरेस्ट को। कंपनी में निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा गया कि प्रमोटर और जो पब्लिक है उसमें आपस में तालमेल है, और 48% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, और पब्लिक में कुछ बड़े प्लेयर, तो ऐसा नाम तो नहीं निकल के आता है, एक नाम निकल के आता है। ये क्या बड़े प्लेयर हैं या ये सुपर इन्वेस्टर हैं या नहीं, तो ये या तो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, या एक कंपनी में उन्होंने अपनी पेमेंट को लगा रखा है। इसके अलावा कुछ और प्लेयर की लिस्ट की बात करें तो एक बिग बुल कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने काफी सारे कंपनी में सुपर इन्वेस्टर के तौर पे बने हुए हैं, जिनका नाम उन्होंने सत्यपाल खातर नाम देखा है, जिनके पास अच्छी खासी है। इसके अलावा आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस के पास, आनंद राठी के पास इनके पास करीब 4% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे कंपनी इन सब चीजों को लेकर के बेटर की बात कहती है। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भले ही DI FI ना हो, लेकिन DI के तौर पे आनंद राठी ग्लोबल है 3% के आसपास। डॉक्यूमेंट अपडेट कहती है जो कंपनी को क्या उन्होंने कुछ प्लेज वगैरह जो किया था, कुछ निकाली वगैरह, तो कहती नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अक्टूबर में कुछ प्लेयर थे जिन्होंने बाय भी किया था अच्छे खासी पोजीशन, 2-2 लाख शेयर उन्होंने बाय किया था 204 के रेट में। आज के टाइम में रेट वही 204 का रेट 216 चलती नजर आई है। हमने इसको जानने की कोशिश किया, और इसके मुताबिक हमने ये भी देखा कि कंपनी क्या निवेशकों को लेकर कुछ देती है, तो कहती 2021 में राइट इशू लेके आई थी, उसके बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं है।
लेकिन ऑन एवरेज पिछले 10 सालों से इस कंपनी की डिमांड लगातार बढ़ी ही जाती है। क्या हुई है? लगातार बढ़ी ही जाती है। किसको लेकर के? शेयर को लेकर, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन भी लगातार बेटर कहती है। केवल 2-3 चीज इनको डैमेज करता है, और डैमेज करने वाली चीज में सबसे पहली बात डिविडेंड, दूसरी पार्ट लो रिटर्न रेट, तीसरी पार्ट प्लेजिंग की सवाल, चौथी बात अदर इनकम को मुझे लगता है कि इनको आप गलत मत मत मानिए, इनके उसको कर देते हैं, सही कर देते हैं, और कुछ अच्छी बातें इनको शामिल कर दें जहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा बेटर की बात कहती है। सीजीआर बेसिस पे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो की बात किया, जहाँ पे सेल्स में करीब 26%, तो प्रॉफिट भी 26% की ग्रो करती है। ये सब इनको सपोर्टिंग लेवल देती हुई नजर आती है। और जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन किया है, मल्टीबैगर भी साबित होगा। जब भी मौका मिले तो क्या करना चाहिए? अपने ट्रेंड के मुताबिक यदि काम ना हो, और यदि मार्केट अप ट्रेंड के लिए हो, तो आप इसमें स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज यदि उसमें सुटेबिलिटी नहीं बनती है किसी भी स्टॉक को लेकर के, तो आप एसएल के साथ निकल सकते हैं, और उसमें डिसीजन भी खुद का होगा, प्रिंसिपल भी खुद का होगा, क्योंकि परसेंटेज भी खुद का होगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।